आज का अपना टॉपिक है रेस्पिरेशन। अब पहले की तरह हम बात तो करते हैं, ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस। पर ये प्रोसेस आखिर में है कौन सा प्रोसेस? कोई स्पेशल प्रोसेस है? क्या होता है क्या नहीं होता है, वो खास बात है यहाँ पे कि भाई हम यहाँ बात क्या करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा किस मैटर पे बात करेगा? चलो, तो इसके पहले वाला टॉपिक था हमारा, नाम था उसका न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमने कहा था कि हम करते ये हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनको हम बॉडी के अंदर लेते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में। और वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे हमने एक वर्ड पर बहुत अच्छा ध्यान दिया था। वो वर्ड था आपका एनर्जी। हम लोग जो भी खाते हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो यूज हो जाता है आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए। क्योंकि लाइफ प्रोसेस का मेन काम ही यही है कि एनर्जी अगर आपकी बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी के सभी तरह के फंक्शंस प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये प्रोसेस आखिर में होता कैसे होगा। क्या सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस एक जैसा होता है, या सभी ऑर्गेनिज्म इसके लिए अलग अलग तरह का कोई काम करते होंगे? है ना, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर आज के टॉपिक में बात करते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? यस सर। या अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, और चालू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की आगे की कहानी। है ना, तो बात करते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म क्या एक ही प्रोसेस अपनाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बात करूंगा कि क्या सभी तरह की सेल इसके लिए एक जैसा प्रोसेस अपनाती है। तो आप पाएंगे कि सेल्स दो तरह की थी। एक सेल थी आपकी प्रोकैरियोट और दूसरी सेल थी आपकी यूकैरियोट। आई थिंक आपने 9th में इसको काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया हुआ होगा, है ना। अब चाहे प्रोकैरियोट सेल हो या यूकैरियोट सेल हो, दोनों का एक थोड़ा सा डिफरेंस स्ट्रक्चर का समझ में। प्रोकैरियोट साइज में छोटी होती है, न्यूक्लियस जो होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, डीएनए बिखरी होती है, राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और छोटे मोटे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। वहीं सेकंड तरफ अगर मैं बात करूं यूकेरियोटिक सेल की, तो उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था, उसके बाहर गोल्जी अपरेटस पाया जाता था, उसके बाद इसके आसपास वैक्यूल्स लाइसोसोम होते थे, पेरोक्सिसोम्स होते थे, और यहाँ पर कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती थी, और इन रोड लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है ना। दोनों के अंदर भरे हुए लिक्विड पार्ट का नाम क्या था? साइटोप्लाज्म। हाँ, दोनों के अंदर भरे हुए लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। है ना सर, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजन नहीं लेते क्या? अब मेरे को आगे आगे एक 1 बाय 1 काम करने दे, बात करने दे, मैं बताऊंगा सब जगह पे कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो फिलहाल अभी तक आपके फिलहाल यहाँ तक कि आपकी कहानी क्लियर हुई होगी कि सेल के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, आपने खाया था स्टार्च, ठीक, और इस स्टार्च को अल्टीमेटली आपने तोड़ा किसमें था? तो आपने कहा कि हमने इसको अल्टीमेटली तोड़ दिया था किसमें? ग्लूकोज में। किसमें तोड़ दिया था अल्टीमेटली? ग्लूकोज के अंदर आपने इसको
तोड़ दिया था, और ये ग्लूकोज यहाँ से कहाँ चला गया था, ब्लड में चला गया। हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स ग्लूकोज ही होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। देखो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो आप। रेस्पिरेशन में अधिकतर आज तक हम सिर्फ एक बात कहते आए हैं, और वो ये है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। यही अधिकतर बच्चों को सिखाया भी जाता है, और यही अभी तक आपने पढ़ा भी होगा। मानते हो इस चीज को? यस। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात अलग है। यहाँ रेस्पिरेशन जो हम कहते हैं ना प्रोसेस, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है ब्रीथिंग, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें होता यह है कि एटमॉस्फेयर की गैसेस लंग्स के थ्रू होते हुए ब्लड में पहुंच जाती है ना, और ये ब्लड में पहुंचकर फिर वहां से सेल के अंदर पहुंचती है, जिसको कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। और मैं अभी आपसे इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैं सबसे बाद में लूंगा, क्योंकि ये वाला जो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस है ना, ये तो सबके अंदर सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता होगा, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन सबके अंदर लगभग एक जैसा होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले जो आपने ग्लूकोज खाया है, जो कि 6 कार्बन का होता है, ये आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, है ना। अब सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, साइटोप्लाज्म दोनों के ही पास है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट सेल के पास भी है, साइटोप्लाज्म यूकैरियोट सेल के पास भी है। तो दोनों ही तरह की सेल के अंदर ये जो प्रोसेस है जो कि हम बात कर रहे हैं, ये दोनों के लिए कॉमन है। दोनों के लिए क्या ही है, कॉमन है ना। प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट के अंदर भी होगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज टूटेगा 3-3 कार्बन की 2 यूनिट्स में, और इस 3-3 कार्बन की 2 यूनिट को कहा जाता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, है ना। ये प्रोसेस होती है कहाँ पे, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि ग्लूकोज का पायरुवेट के अंदर टूटना। तो ग्लूकोज का टूटना, टूटने को डिकम्पोजिशन के लिए वर्ड क्या यूज करते हो आप, लाइसिस। और टूट कौन रहा है, ग्लूकोज, यानी कि इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है यहाँ तक का टॉपिक? यस सर। अब बात ये आती है, समझाना। but glucose, the breakdown of the glucose into 3 carbon molecule of the pyruvate is called the glycolysis. This process is common for all kind of the cell, whether it is a prokaryote or a eukaryote. यानी कि जितने होते हैं कौन, कार्बन, ग्लूकोज डिवाइड हुआ है, कार्बन डिवाइड नहीं हुआ है। ग्लूकोज के कार्बन टूटे हैं, है ना, कार्बन खुद नहीं टूटा है, ठीक है। ये डिवाइड क्यों होते हैं, तो पहले तो ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन जुड़े क्यों थे? सर फूड बनाने के लिए। फूड बनाने के लिए तो नहीं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे से बॉन्डिंग बना ली थी, और उस बॉन्ड बनाने में इन्होंने सनलाइट का यूटिलाइजेशन किया और बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यानी कि जो भी एनर्जी स्टोर हुई वो किस में स्टोर हो गई, बॉन्ड के बीच में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस हो गया और स्टार्च बन गया। इस वजह से स्टार्च या ग्लूकोज को हम कहते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब आज अगर मैं कहूं कि आपकी सेल को एनर्जी की जरूरत है तो ये लाएगी कहां से, तो सबसे सिंपल सा प्रोसेस है कि वो जो स्टार्च था या वो जो ग्लूकोज था उसको वापस तोड़ दो,
और वापस जब इसको तोड़ दोगे तो ये सिंपल फॉर्म CO2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बॉन्ड टूटेंगे उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी आपकी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए काम में आने वाली। बात समझ में आई यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यस सर। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके जा रहा हूँ इस टॉपिक को। अब मेरे पास यहाँ पे एक चीज बताना, मेरे पास ये प्रोकैरियोट सेल है, मेरे पास ये यूकैरियोट सेल है, और अभी तक मैंने कहा कि इन दोनों के साइटोप्लाज्म में, यानी कि अगर मैं इसकी बात कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ पे अंदर आया था मेरे पास ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को मैंने तोड़ दिया किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, दिख रहा है? अब Yes, इस sir. पायरुवेट का आगे फ्यूचर क्या होगा? ये पायरुवेट जाएगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई यूकैरियोट सेल के पास तो क्या है? Mitochondria. है ना? तो यहाँ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या कोई माइटोकॉन्ड्रिया है? No, sir. तो यहाँ पे इस पायरुवेट का क्या होने वाला है? ये पायरुवेट यहाँ क्या करेगा? ये तो बेचारा यहाँ तो मर गया। नहीं, राइबोसोम में तो जाएगा ही नहीं, राइबोसोम में तो जाने का कोई मतलब भी नहीं है इसका। ये राइबोसोम में क्यों जाएगा? अब यहाँ की पिक्चर देखो, ये आगे यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, बल्कि ये यहाँ पर कुछ और दूसरी तरह के बाई प्रोडक्ट्स में या और दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि सेल किस तरह की है, ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? सेल किस तरह की है ना, और कौन सा टाइप की है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यीस्ट की सेल्स होंगी तो इसको फर्मेंटेशन कहा जाएगा, और ये यहाँ पर एथेनॉल बना लेगा, है ना? तो अगर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होती या लैक्टोबैसिलस लैक्टी होते फॉर एग्जांपल, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टी होते तो यहाँ पर ये बना लेता Lactic acid. एसिड, या ये बन जाता ब्यूटायरिक एसिड, या ये और किसी तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते, और रेस्पिरेशन सेल्यूलर यहीं पे आकर खत्म हो गया। इसके आगे का कोई भी प्रोसीजर प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर नहीं हो पाएगा। बस यहाँ तक आके इसकी कहानी खत्म है। सर ये बताओ तो पायरुवेट का वापस बता दो। पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट आगे की प्रोसेस में जाना चाहिए था, लेकिन ये पायरुवेट आगे की प्रोसेस में नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। किसमें नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है आपकी प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया जिसको आप कह सकते हैं, है ना? वहां पे नहीं है, और जब वहां पे ये नहीं होगा तो होना क्या है यहाँ पर? ये किसी सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये कन्वर्ट होता है 2 कार्बन के C2H5OH में, और एक निकाल देगा CO2, तो 3 कार्बन हो गए। पायरुवेट 3 कार्बन का ही था, है ना? Yes, sir. और ये अल्कोहल बन गया, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। यीस्ट के अंदर भी ये प्रोसेस होता है। अच्छा, इस प्रोसेस की एक खास बात समझो, क्या इस प्रोसेस में कहीं पर भी आपने ऑक्सीजन की बात करी है क्या? कहीं ऑक्सीजन आया अभी तक? मैंने कहीं लिखा? No, sir. नो सर। यानी कि No, सिंपल sir. सी बात करें तो ये प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के होने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना? और ये आपका यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट है। आई बात यहाँ तक समझ में आपको? Yes, sir. है ना? हाँ, इस प्रोसेस का एक और नाम है, अगर ये यीस्ट में होती है तो इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन, है ना? और इस फर्मेंटेशन का हमारे घरों में या हमारी लाइफ में खाने पीने की चीजों में बहुत यूज है। खमन हो गया, इडली हो गए, डोसा हो गए,
जलेबी हो गई, ब्रेड हो गए, केक हो गए, इन सबको बनाने के लिए इसी अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको फर्मेंटेशन कहा जाता है, का यूज किया जाता है। तो ये बात तो हो गई आपकी प्रोकैरियोट सेल की। अब आ जाओ मेरी यूकैरियोट सेल के ऊपर। आगे अब यूकैरियोट सेल में होगा क्या? इस यूकैरियोट सेल में होगा ये कि ये जो पाइरुवेट है आपका, ये अपने आप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है और बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का होता है। ये 2 कार्बन का सब्सटेंस एंटर हो जाता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को कंप्लीटली तोड़ दिया जाता है CO2 में और H2O में, वाटर में, है ना। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि यहाँ पे वाटर बनाने के समय पर चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर H+ आयंस फ्री होते हैं। अब उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये बाहर से जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन को यहाँ तक पहुंचाते हैं। यानी कि एक सिंपल वे में, अब आपके दिमाग में एक चीज अगर पूछ रहे ना, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि ऑक्सीजन, अभी तक आप ये समझते थे, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कहाँ यूज होता है, तो अभी तक आपको यार दिल भी करता है, दिमाग भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, सभी करते हैं ना। लेकिन सभी के अंदर करने वाला कौन? सिर्फ एक लोकेशन है पूरी बॉडी की, एक ही जगह, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा ऑक्सीजन का कहीं ज्यादा कोई यूज नहीं है, अल्टीमेटली यूज होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब एक चीज बताना मुझे कि दोनों में से किस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज कंप्लीटली टूटा? प्रोकैरियोट में तो ये बाई प्रोडक्ट में टूटा, और यूकैरियोट में ये CO2 H2O में टूट गया। किस में अच्छा टूटा ये? सर इसमें सेल वाले में, यूकैरियोट्स में। बहुत बढ़िया बात है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, यूकैरियोट। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड भी इसी में टूटे होंगे, है ना। और बॉन्ड ज्यादा टूटे होंगे तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन से टाइप का रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म के लिए बेटर है, एरोबिक या एरोबिक? एरोबिक। अच्छा, अब इसी चीज को इसी ये तो एक तो समझ में आ गया, है ना। अब यहाँ पे एक दो चीजें और समझाता हूँ मैं तुम्हें। आपको ये पता था कि यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को तो मैंने कहा था क्या? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन। क्या नाम है? अच्छा, ये होती है क्रेब्स साइकिल। हाँ, क्रेब्स साइकिल इसके अंदर होती है, और उसी से ये कंप्लीट CO2 H2O टूटता है, बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनर्जी बनती है, और एनर्जी जो बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एयर का यूटिलाइजेशन किया गया है। किसका यूटिलाइजेशन? और इस वजह से इस तरह के रेस्पिरेशन को कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अब एक चीज और पूछता हूँ मैं तुमसे, बताना मुझे। सपोज दैट ये सेल आपकी मसल की सेल है, ठीक है। कौन सी सेल है ये? मसल सेल्स की सेल है। और मैं कोई योगा या बहुत फास्ट फंक्शन या वर्क कर रहा हूँ, और मेरी
रेस्पिरेशन की रेट बहुत ही कम है ना। यस होती सर, कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जबकि सांस अटक हम जाती है सर। सांस अटकने से मतलब नहीं है, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे किसी ने आपके पीछे को कुत्ता छोड़ दिया, हाँ। क्या छोड़ दिया, कुत्ता, कुत्ता क्या छोड़ दिया, शेर छोड़ दिया मान लो, और आपने जैसे मुड़ के देखा पीछे शेर, क्या करोगे आप? भागेंगे सर। भागेंगे भागेंगे सर। सर। आप आप शेर के सामने पहले वार्म अप करोगे, और फिर अपनी हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट और सब कुछ बढ़ाओगे, और जब ये बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर भागना शुरू करोगे, या बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दोगे? सोचे समझे, बिना कुछ सोचे। सो- समझे समझे भागेंगे सर। बिना कुछ सोचे समझे, कुछ जाने बिना आप भगोगे। ऐसी कंडीशन में क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ी? नहीं। यस नो सर। सर। बाद में बढ़ेगी, वो भी नहीं बढ़ी हाँ, स्टार्टिंग। बाद में भागेंगे तब। क्या इस समय पर आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ी? नो नो सर। 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 नो क्या सर। इस समय पर आपकी सेल की रेस्पिरेशन रेट बढ़ी? नो नो सर। सर। रेस्पिरेशन की रेट तो बढ़ गई, हाँ सर। रेस्पिरेशन की रेट नहीं बढ़ती तो आपके मसल्स को इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती कि वो भग पाते हैं, या भगने के लिए आपको तैयार कर पाते हैं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ी देर तो आप भग लोगे, लेकिन कुछ समय बाद जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर क्या होगा? थक जाएंगे सर, थक जाएंगे सर। थक जाएंगे और थक के रुक और फिर जाएंगे। मर जाएंगे। वहां पे नहीं, वहां पर हो जाता है आपके साथ मसल्स क्रैम्प। नाम सुना हुआ है? यस सर। मसल क्रैम्प सुना होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि पाइरुवेट तक की तो पूरी प्रोसेस हो गई, लेकिन आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए और यहाँ कंप्लीट करने के लिए आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। नहीं। और जब ऑक्सीजन नहीं होती, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो यहाँ पे मसल्स की सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में न जाकर डायरेक्ट ही बना लेती है लैक्टिक एसिड, है ना। यस सर। और लैक्टिक एसिड बन जाने की वजह से आपके मसल्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, मसल्स अटक जाते हैं, जिसको आप बोलचाल में कहते हैं नस चढ़ जाना, यस सर, मोच आ जाती है। यस सर। मोच आ जाना, है ना। मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता होगा। कुछ कंडीशंस में हमारी बॉडी अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर देती है, पर हाँ, हम लंबे टाइम तक इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। यस यस सर। यहाँ सर तक एक की बात बार, समझ। सर यहाँ से बताओ तो दूसरी बार ऑक्सीजन निकाली थी ना अपन ने, क्रॉस बना हुआ है गोले के ऊपर, ये बता दो। ये हाँ, इसके साइड में गोला बना हुआ है ना क्रॉस, ये क्या था? ये तो ये था कि अगर ऑक्सीजन नहीं आई और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाए, अच्छा। तो फिर वहां पर वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, इसका मैं यहाँ तक अगर एक बार समझ में आ गया हो, तो मैं एक एनसीईआरटी का डायग्राम है उसको समझा देता हूं मैं आपको। वो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है और सबसे ज्यादा आता भी है, ठीक है। वो दिया हुआ ऐसा है कुछ कि ग्लूकोज है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ये सबसे पहले किस में जाएगा? साइटोप्लाज्म। और जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो साइटोप्लाज्म में जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट। कि कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, कार्बन। है ना। इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। 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 अब इस पाइरुवेट का आगे क्या होगा? अब इस पाइरुवेट का आगे क्या होगा? तो इस पाइरुवेट के फ्यूचर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। सबसे पहली बात आती है कि अगर ये यीस्ट में हो तो यीस्ट में होगा तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होकर ये क्या बना लेगा? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस प्लस एनर्जी। एनर्जी। लेकिन अगर ये किसी भी ह्यूमन सेल में हुआ, है ना, और वहां पर
माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेजेंस है ऑक्सीजन, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड Carbon dioxide plus वाटर H2 प्लस एनर्जी plus energy. एनर्जी यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है और ये मामला है मसल्स का, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Lactic acid plus energy. तो Lactic ये acid बन plus जाएगा energy. एनर्जी लैक्टिक एसिड प्लस और एनर्जी Energy. एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आप लोगों को, आई यस थिंक। सर यस सर। आई या नहीं आई? आ गई सर। आइए सर। क्लियर है Yes, यहाँ sir. तक का? सर ये बुक में कार्बन दे रखे सर, मतलब जैसे 2 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऐसे। हाँ, वो तो मैंने पहले ही बता दी, वो तो फिर लंबा चौड़ा लिखने से क्या मतलब है। यहाँ लिख दूं मैं 3 कार्बन, यहाँ लिख दूं मैं 2 कार्बन, यहाँ लिख दूं मैं 3 कार्बन, यहाँ लिख दूं मैं 1 कार्बन, वो तो फिर थोड़ा सा जो बनना था वो बना ही दिया हमने, है ना? यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? यस है ना? Yes, sir. मसल्स क्रैम्प समझ में आया क्यों होता है? यस सर। Yes, sir. चलो अब मैं यहाँ पे एक और बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक Anaerobic. रेस्पिरेशन, है ना? एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? इधर तो ले लेता हूँ एरोबिक और इधर ले लेता हूँ अनएरोबिक। अच्छा, तो पहला पॉइंट तो बताओ कि दोनों में से किसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है? एरोबिक Aerobic में presence होती है और anaerobic में नहीं होती. एनारोबिक में एब्सेंट Absent. बहुत बढ़िया। किसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है? एरोबिक Aerobic. एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक है ना? यस और यहाँ पे Incomplete. इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन, ब्रेक ठीक डाउन है ना? अच्छा, किसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है? एरोबिक Aerobic. और इधर Less. स्मॉल Less अमाउंट ऑफ amount. एनर्जी Less amount of energy. ऑक्सीजन। ऑफ। Energy. अच्छा, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? CO2 CO2 और H2O. प्लस वाटर प्लस एनर्जी एनर्जी। ठीक है? Energy. अच्छा, हाँ, एनर्जी तो दोनों जगह पे कॉमन है, एक में ज्यादा है, एक में। इधर एथेनॉल एंड कार्बन Ethanol, डाइऑक्साइड carbon dioxide, लैक्टिक एनर्जी and lactic acid carbon. Acid for energy. ये बनेंगे, यस है ना? Yes, sir. सर ये H2O भी एथेनॉल H2O क्या है? हाँ, सर ये H2O जब एथेनॉल बनता है ना या और कोई दूसरा सब्सटेंस बनता है तो जो H+ आयंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में, क्योंकि इतने ऑक्सीजन तो कार्बन ग्लूकोज के पास होते ही है ना? ओके सर। Okay, sir. ठीक, चलो अब बात करते हैं एटीपी की। एटीपी के बारे में जानते हो? Adenosine. एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हाँ, मतलब जो भी है ना, जो भी तुम कहना चाहो, मैं तो जानता नहीं हूँ। ए, टी और पी। ए फॉर Adenosine. एडिनोसाइड टी फॉर ट्राई Try. और पी फॉर Phosphate. फॉस्फेट। और ये तीनों मिला के क्या हो गया आपके?
एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। HEP। अब एक्चुअली में एडिनोसाइन है क्या? एडिनोसिन है आपका नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या ये? नाइट्रोजनस कंपाउंड। और ये कहलाती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब इसको एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है? अच्छा, करेंसी करती क्या है? तो हम करेंसी के बारे में कहते हैं कि जहां पे भी हमें कुछ खरीदना हो, है ना, तो हम उसको खर्च कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो सेल के अंदर जहां पे भी कहीं पे एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, वहां पर इसको खर्च कर दिया जाता है या इसका यूज कर लिया जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, एक एडिनोसिन के साथ, है ना, 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट। किसी जगह पर जब इसको यूज किया जाता है तो इसमें से इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी कि एक फास्फेट अलग हो गया, यस सर। और अब बच गए 2 फास्फेट, और 2 के लिए यूज किया जाता है डाइफॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ इसमें हुआ क्या, इसमें टूट गया इसका बॉन्ड, बॉन्ड, और इस एनर्जी बॉन्ड रिलीज, के टूटने से क्या हो गए, एनर्जी रिलीज एनर्जी हो गई, रिलीज। और इस एनर्जी को यूज कर लिया गया किसी दूसरे केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, जहां पे भी यूज करना हो। हमें मतलब नहीं है कहाँ यूज कर रही है सेल, मर्जी पड़े जहां पे यूज करा जाए। अब क्या हो गया, बेचारों की एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट की एनर्जी का क्या हो गया, खत्म हो गई ना एनर्जी। यस सर। अब ये एनर्जी Yes, sir. आएगी, ये एनर्जी आएगी कहाँ से? वापस ये क्या करेंगे, ये वापस करेंगे ये कि ये दोनों चले जाएंगे इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर वहां से वापस एक और लेके आ जाएंगे, और यहाँ जाके क्या करेंगे, यहाँ जाकर ये आपस में जुड़ जाएंगे, और जैसे जुड़ जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटीपी। 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 और एटीपी में बन गए तो फिर यूज कर लो इनको, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर एडीपी में टूटा क्यों था? ताकि उसका बॉन्ड रिलीज हो सके और बॉन्ड की एनर्जी को वो काम में ले सके। सर ये तो उसका एग्जांपल है ना, ये तो ATP तो उसमें बताई थी ना आपने। किसमें? सर बताई नहीं थी, मतलब उसका है तो सर वो आपने वो बताया था ना, रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। एनएडीपीएच था सर उसमें तो। NADPH वाला था ना हाँ, सर। तो एक बात बता मुझे, फोटोसिंथेसिस जब होता होगा तो फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती क्या? पड़ती है ना। तो वहां पे भी एनर्जी के फॉर्म में तो बनेगा यही एटीपी। एटीपी। बस ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में न बन के वहां बन रही थी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर देखा जाए ना तो एक तरीके से ठीक उल्टा हो रहा है ना, गौर करना। फोटोसिंथेसिस में H2O तोड़ते हो, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकल जाते हैं, है ना, और ये बना लेता है एटीपी। ATP। एनर्जी स्टोर हो जाती है, एटीपी बना लेता है, ठीक है ना, यही होता है। यस यस सर। सर। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे जो H+ आयन थे वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, है ना, और H2O बनाते हैं। तो ठीक उल्टा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, है ना। कई सारी चीजों में एक तरीके से उल्टा प्रोसेस, और रिएक्शन में तो हम कहते हैं कि ये इसका उल्टा प्रोसेस है। ये समझ में आया एटीपी क्या है ना। सर यूकेरियोटिक सेल में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना? यूकेरियोटिक मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। बट सर उसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना? किसमें? यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वहां पर ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट होगा। हाँ, तो एरोबिक करेगा ना। ओके सर। ऑक्सीजन है तो एरोबिक हो गया। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड केवल ये 2 ही जगह से मिलती है, एक तो रेस्पिरेशन से और एक ये क्या बोलते हो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अरे
जब भी आप किसी फॉसिल फ्यूल को जलाओगे तो फॉसिल फ्यूल है क्या? आप फॉसिल फ्यूल को छोड़, कंबशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यस सर। सर किसी भी ऑर्गेनिक को कंबशन कर लें, CO2 निकलेगी, क्योंकि सबसे छोटा फिर- पार्ट। हाँ, सर फिर ये रेस्पिरेशन के लिए भी इंसान चाहिए, और ये ऑयल वॉयल वगैरह फॉसिल फ्यूल जलाने के लिए भी इंसान चाहिए, फिर इंसान नहीं थे तो क्या पेड़ भी नहीं थे क्या? हाँ सर। इंसान क्या क्या क्या? जैसे फॉसिल फ्यूल को भी इंसान ही जलाता हाँ है ना, और रेस्पिरेशन भी अपन ही करते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म हाँ अपन, हाँ है ना। हाँ। बाकी ये प्लांट तो पहले से ही थे ना सर, फिर इनको CO2 कहाँ से मिलती थी? यस सर, सही है। देख, प्लांट और एनिमल्स का डेवलपमेंट और इवोल्यूशन लगभग साथ साथ हुआ है अच्छा। ना। जब डायनासोर्स थे उस जमाने में जिम्नोस्पर्म बहुत ज्यादा थे, हाँ सर, जिम्नोस्पर्म। और जब दोनों खत्म हुए तो इन दोनों से तो उनमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन होता रहा, जिनसे डायनासोर जैसे बड़े बड़े रेप्टाइल से फिर एव्स बन गए, मेमेलियंस बन गए, और आज के जो लाइफ फॉर्मेशन है एनिमल्स की वो बन गई। और जो प्लांट्स थे उनमें से एंजियोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट जैसे ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए, प्लांट्स बन गए, और आज जैसा एनवायरनमेंट है वैसा बन के तैयार हो गया। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो जमीन के अंदर दबा हुआ कार्बन था, वो कार्बन हमने फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में यूज करके एनवायरनमेंट के अंदर डाल दिया। यस सर। तो और एक तरीके से एटमॉस्फेयर, बढ़िया कर रहे हैं अपन। नहीं हम बढ़िया नहीं कर रहे हैं। बढ़िया तो कब होता कि ठीक है हम बाहर निकाल दें, लेकिन बाहर निकालने के साथ साथ उस CO2 को कंजप्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म भी तो उतने ही हो। दैट्स मीन प्लांट या एल्गी जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। और एक चीज बताऊं, तुम लोग पेड़ पौधों की बात करते हो, पेड़ पौधे तो बहुत कम रेस्पिरेशन करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस बहुत कम करते हैं। ये मेन फोटोसिंथेसिस होता है 70 to 80% ओशियन में, जो कि करती है ओह, एल्गी। एक तो राइट। इतना। और अर्थ बहुत के सही ऊपर बात। भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अर्थ के ऊपर भी अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जो अर्थ के ऊपर होता है, तो उसके अंदर भी अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं हाँ, वो वो सबसे करते हैं ज्यादा सबसे ज्यादा। रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म होते जा रहे हैं, सभी प्लांटेशंस खत्म होते जा रहे हैं। तो जितनी CO2 डेवलप हो रही है उसकी कंपैरिजन में यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन प्लांट से कम हो पा रहा है। और इसी की वजह से है कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस बैलेंसिंग है वो चेंज होती जाती है ना। पोल्यूशन यस। यही है, पोल्यूशन और कुछ नहीं है, पोल्यूशन यही है। चलो अब खैर ये तो बात हो गई हमारी काफी लंबी चौड़ी, है ना। अब बात करते हैं हम कि आखिर में प्लांट्स जो हैं, है ना, इन प्लांट्स के अंदर स्क्रीन आ रही बेटा? यारी सर। सर न्यारी सर। न्यारी सर। नो सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद होगा। ओके, यस सर। आगे सर। यस सर। आगे सर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर में प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता होगा। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ कि क्या प्लांट्स को रेस्पिरेशन की जरूरत है? है यस सर। सर। यस हम्म, सर। है सर। यस सर। है। यस सर। हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा है एनर्जी की जरूरत तो है नहीं है? है सर। अच्छा, आज सिंपल सी बात बताओ, प्लांट वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते सॉइल। हैं? एटमॉस्फेयर से। सॉइल से, सॉइल। वाटर, और इस वाटर को पहुंचा देते हैं लीफ तक।
यस सर। यस। जो कि जमीन से काफी ऊपर हो सकती है ना। यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको कोई चीज ऊपर भेजनी हो यस सर। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जाइलम। एनर्जी। एनर्जी सर ये पढ़ाते थे, ये याद नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे? एनर्जी के थ्रू ही तो ऊपर तक भेजोगे ना। आज अगर आपको 1 मंजिल ऊपर या 2 मंजिल ऊपर पानी भेजना है, क्या करोगे? मोटर लगाओगे। यस सर। यस सर। मोटर लगाने का मतलब है कि आप वहां पे एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हो। यस सर। प्लांट में कहीं पे फूड मटेरियल बनता है, जो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, फूड मटेरियल बनता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस जो लीफ में होता है तो उसके फूड मटेरियल को फ्रूट्स में, स्टेम में, रूट में या और कहीं जगह पर स्टोर तो किया जाता है। यस सर। वहां तक उन चीजों को पहुंचाने का काम कौन करता होगा? और अगर एनर्जी। पहुंचाया जा रहा है, फ्लोएम करता है, और पहुंचाया जा रहा है, तो वहां पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा सर। हो रहा है ना। तो एक तरह से कहें तो प्लांट हर जगह पे रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अंदर। अब रेस्पिरेशन के लिए मुझे बताएं कि प्लांट आखिर में इस रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस चाहिए वो कहाँ से लेता होगा? भाई हमारे पास तो पर्टिकुलर पार्ट है जहां से हम गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। प्लांट के पास है क्या? देखो, प्लांट के पास रूट है, स्टेम है और लीफ है। इन तीनों से ही ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, रूट से भी, स्टेम से भी और लीफ से भी, है ना। यस सर। अच्छा, अब सिंपल एक प्रोसेस बताता हूँ मैं रूट का, अगर आप लोगों को समझ में आए और अगर कभी आपने देखा हो। किसी के खेती बाड़ी है? यस सर। यस सर। है ना, या देखा हो किसी ने खेती होते हुए? अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो आपको बहुत सिंपल सा समझ में जाएगा। बारिश के दिनों में सोयाबीन उगाने के बाद महीने 2 महीने बाद या गमलों के अंदर घर पे मिट्टी को निदाई की जाती है, नहीं की जाती? हाँ सर। है ना, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, रोटेट करते हैं। यस सर। करते हैं सर। क्यों किया जाता है? सर वो तो हर जगह करते हैं सर, वो तो प्लांट हो उसको भी गूंदना पड़ता है। नहीं, क्यों करते हैं? कारण तो होगा कुछ, क्यों किया जाता है? सर जो बारिश से मिनरल्स वगैरह है उसको नीचे भी पहुंचाना पड़ता है रूट के पास। नहीं, यहाँ पे बात ये है कि ये ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि रूट्स को ऑक्सीजन मिल सके। रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगी, एनर्जी बनेगी तो वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे तो न्यूट्रिएंट ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, है ना। बढ़िया। अच्छा, इसके लिए प्रोसेस कौन सा करते होंगे? कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट, है ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट। अच्छा, तो रूट में वो कौन सी स्ट्रक्चर है जहां पर गैसेस एक्सचेंज सबसे ज्यादा होता है? स्टोमेटा। अरे स्टोमेटा तो लीव्स पे होते हैं, रूट में पूछ रहा हूँ मैं। रूट में होते हैं, फाइबर पे। रूट है, रूट रूट के फाइबर पे। रूट टिप सर, रूट टिप उनको कहा जाता है बेटा रूट हेयर्स। अच्छा। और वहां से ये किसमें चली जाएगी? रूट हेयर से सेल्स में, है ना। और वैसे ही CO2 भी आउट कर दी जाती है। अच्छा, कोई बड़े ट्री होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, तो उनके बार्क यानी कि उसकी जो बाहर की लेयर होती है, डेड बार्क जिसको है ना कहा जाता है, तो इसकी सरफेस पे होते हैं, क्या होते हैं? लेंटिकल्स। और यहाँ से भी होता है गैस का एक्सचेंज। इन दोनों से होने वाला एक्सचेंज तो बहुत कम है, लेंटिकल से हो या रूट हेयर से, बहुत कम है। मेन गैस एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा। और लीव्स की लोअर सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा, है ना। और स्टोमेटल पोर से गैसेस एक्सचेंज सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे भी प्रोसेस कौन सा लगता है? डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन। है ना। और डिफ्यूजन की वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है, दिन में उल्टा होता है और रात में चेंज हो जाता है। मतलब क्या है, दिन में तो CO2 को लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, और रात में ठीक इसका उल्टा उल्टा। होता है, ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 CO2 को छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। और जब ये CO2 छोड़ेंगे और अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आप सो रहे हैं तो फिर भाई भूत प्रेत दिखना, दम घुटना, ऐसी कोई समस्याएं दिखाई देती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि रात में पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए। चाहिए। है ना? तो ये तो हो गई अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स। अब बचता है हमारे पास रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, और इस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।